हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज का जो अपना टॉपिक है मानव जनन में वो है नर जनन तंत्र के अंतर्गत पाए जाने वाली सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां पिछली क्लासेस के अंतर्गत हमने आपको वृषण की संरचना, नेस्ट, वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, इसके अलावा हमने मूत्र मार्ग और श्वसन के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो की जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर भी उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लासेस में हम करते हैं सहायक जनन ग्रंथियां। तो देखिए पुरुषों में 3 प्रकार की सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 प्रकार की सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि अपने स्राव को मूत्र मार्ग में छोड़ती हैं। इन ग्रंथियों का जो स्राव होता है, इन ग्रंथियों का स्राव शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीमन, का निर्माण करते हैं। तो सीमन में यानी कि वीर्य में कौन कौन सी चीज पाई जाती है? तो सीमन में एक तो चीज पाई जाती है शुक्राणु, जिसका निर्माण तो किसके द्वारा होता है? वृषण के द्वारा। और दूसरी पाई जाती है सहायक जनन ग्रंथियों का स्राव। सहायक जनन ग्रंथियों का स्राव। क्लियर? तो शुक्राणु और सहायक जनन ग्रंथियों के स्राव से किसका निर्माण होता है? नेक्स्ट वीर्य का निर्माण होता है। तो आज की क्लास में आपको ये 3 प्रकार की क्या पढ़नी है? सहायक जनन ग्रंथियां पढ़नी है। तो ये 3 प्रकार की सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? पहली जो ग्रंथि पढ़ेंगे उसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट दूसरी जो ग्रंथि है उसका नाम है काउपर ग्रंथि। और नेक्स्ट तीसरे नंबर की जो ग्रंथि होगी उस ग्रंथि का नाम है शुक्राशय ग्रंथि। पहले आप इनको देख लीजिए कहां ये प्रेजेंट है। आप देखिए ये रही प्रोस्टेट ग्रंथि जो मूत्र मार्ग के पहले पार्ट में ही है। नेक्स्ट उसके जस्ट नीचे है काउपर ग्रंथि, और अगर आप ये रेड कलर में देख रहे हो तो ये है शुक्राशय ग्रंथि। तो चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। तो देखिए बेटा, सबसे पहली जो ग्रंथि है उसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। ध्यान से समझना, तीनों ग्रंथियों में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो संख्या में 1 होती है। नेक्स्ट मूत्रमार्ग नहीं, मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। आप डायग्राम में देखिए जरा, मूत्राशय के नीचे ये रहा पूरा पार्ट मूत्राशय। मूत्राशय के जस्ट नीचे जो है वो क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि है। या कहूं तो मूत्र मार्ग का जो पहला पार्ट है उसी पार्ट पर क्या है? प्रोस्टेटिक। तुम कहते हो ना जैसे कि प्रोस्टेटिक मार्ग, काउपर पार्ट और सेशन पार्ट, तो प्रोस्टेट पार्ट पर ही क्या पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो तकरीबन 5 पिंडों से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे लोब्यूल से मिलकर 5 पिंडों से मिलकर, ध्यान से संख्या में 1 ही है लेकिन वो 5 पिंडों से मिलकर बनी होती है। और प्रत्येक पिंड से नलिका निकलकर किस में खुल जाती है? मूत्र मार्ग में खुल जाती है। मूत्र मार्ग में खुलती है। क्लियर है बेटा यहां तक? नेक्स्ट फिर देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा स्रावित जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? प्रोस्टेटिक द्रव कहलाता है। प्रोस्टेटिक द्रव कहलाता है जो कि वीर्य का तकरीबन 25 से 30% भाग बनाता है।
क्लियर। यह जो प्रोस्टेटिक द्रव होता है यह दूधिया रंग का, गाढ़ा, चिपचिपा एवं क्षारीय पदार्थ होता है। क्लियर बेटा यहां तक। इसके साथ ही साथ ये भी सीखिए कि इस प्रोस्टेटिक द्रव में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो देखिए जरा, फास्फेटेज, सिट्रेट, लाइसोजाइम, नेक्स्ट फाइब्रिनोलाइसिन और एक और पदार्थ जिसका नाम है स्पर्मिन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। अच्छा जी, आपको ये जो नाम है फास्फेटेज, किसी किसी किताब में आपको ये भी मिल सकता है कैल्शियम फॉस्फेट, आपको हो सकता है ये लिखा हुआ मिल जाए। इसके अलावा सिट्रेट की जगह आपको ये भी नाम मिल सकता है सिट्रिक एसिड, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो प्रोस्टेटिक द्रव में कौन कौन से पदार्थ, फास्फेटेज, सिट्रेट, लाइसोजाइम, फाइब्रोलाइसिन और स्पर्मिन जैसे आदि पदार्थ पाए जाते हैं। अब आपको यह जानना है कि इस प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा स्रावित जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है उसका कार्य क्या होता है। अब इसके कार्य देखिए, प्रोस्टेटिक ग्रंथि द्वारा स्रावित जो प्रोस्टेटिक द्रव होता है उसके कार्य देखिए। तो इसके कार्य क्या हैं? इसके कार्य में पहला जो है, एक तो ये शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है, एक्टिव करता है, सक्रिय बनाता है, पहला। दूसरा, यह वीर्य के स्कंदन को रोकता है, यानी कि उन्हें जमने से रोकता है, स्कंदन को रोकता है। अब यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज सुननी है, जरा ध्यान से सुनना कि देखो बेटा, प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव, मैं लिख भी रहा हूं, प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव, मैं इसके लिए कुछ लाइन बोल रहा हूं, आपको ध्यान से देखना। प्रोस्टेट ग्रंथि का जो स्राव होता है जब शुक्राशय, अब मैं तीसरी जब ग्रंथि कराऊंगा, शुक्राशय के द्रव के साथ मिलता है, शुक्राशय के द्रव के साथ मिलता है तो वीर्य को स्कंदित कर देता है। वीर्य का क्या हो जाता है? वीर्य का स्कंदन हो जाता है। अब वीर्य का स्कंदन हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वीर्य जम जाता है, नहीं, बस इतना है वीर्य का स्कंदन हो गया, यानी कि वीर्य गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण, गाढ़ा हो जाने के कारण शुक्राणु जो है वो वीर्य में गति नहीं कर पाते, वीर्य में गति नहीं कर पाते। अब इसका कारण क्या है, ये क्यों ऐसा होता है? कर पाते हैं, इसका कारण यह है ताकि शुक्राणु की क्या बचाया जा सके, एनर्जी बचाया जा सके, जिससे शुक्राणु की ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है, संरक्षित रहती है। पर जब इसमें ये वाला पदार्थ जिसका नाम है फाइब्रिनोलाइसिन, जब इस वीर्य में जो कि स्कंदित हो चुका है, इस वीर्य में फाइब्रिनोलाइसिन मिल जाता है तो वीर्य पुनः कैसा हो जाता है? तरल हो जाता है। और अब इस तरल वीर्य में शुक्राणु आसानी से गति कर पाते हैं। तो आपको यह जानना है कि जब प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव शुक्राशय ग्रंथि के स्राव के साथ मिलता है तब तो वीर्य का स्कंदन हो जाता है, पर जैसे ही प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव में एक पदार्थ फाइब्रिनोलाइसिन मिलता है तो वीर्य पुनः तरल हो जाता है, जिसके कारण शुक्राणु गतिशील हो पाते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव शुक्राशय ग्रंथि के साथ मिलता है तो वीर्य का स्कंदन होता है या नहीं, तो होता है। लेकिन अगर केवल यह पूछा गया कि कौन सी वो ग्रंथि है जो वीर्य के स्कंदन को रोकती है, तो वो कौन सी ग्रंथि है? प्रोस्टेट ग्रंथि है। साथ ही साथ अगर यह पूछा जाए प्रोस्टेट ग्रंथि का वो पदार्थ कौन सा है जो वीर्य के स्कंदन को रोकता है, तो उसका नाम क्या है? फाइब्रिनोलाइसिन। तो आपको मैंने कितने कार्य करा दिए? एक और एक, दो। नेक्स्ट देखिए, एक कार्य और देखिए। अभी मैंने प्रोस्टेटिक फ्लूइड में एक पदार्थ लिखा था लास्ट में जिसका नाम था स्पर्मिन। तो तीसरा जो कार्य है वो ये है कि वीर्य में उपस्थित शुक्राणुओं को जीवाणुओं के संक्रमण से
जीवाणुओं के संक्रमण से बचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? वो करता है स्पर्मिन। और स्पर्मिन भी किस पदार्थ में पाया जाता है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड में पाया जाता है। तो इस तरीके से कितने कार्य हुए? 3। लास्ट एक चीज और है कि ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो केवल नर स्तनधारियों में ही पाई जाती है। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आपने प्रोस्टेट ग्रंथि कर ली खत्म। नेक्स्ट अगली ग्रंथि करेंगे जिसका नाम है काउपर ग्रंथि। देखिए नेक्स्ट दूसरी जो ग्रंथि है उसका नाम है काउपर ग्रंथि। अब इसके बारे में भी समझिए बेटा। देखिए ये संख्या में एक जोड़ी होती है, क्लियर, यानी कि 2 होती हैं। नेक्स्ट इसके अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित होती है। इसके अलावा ये मूत्र मार्ग के दोनों पार्श्व में स्थित होती है, मूत्र मार्ग के दोनों पार्श्व में स्थित होती है। क्लियर? इसके अलावा फिर देखिए कि यह जो होती है वो मूत्र मार्ग के झिल्लीय भाग में स्थित होती है, मूत्र मार्ग के झिल्लीय भाग में। अभी झिल्लीय भाग मैंने क्यों लिखा है आपको याद हो, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि मूत्र मार्ग के 3 पार्ट होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था प्रोस्टेटिक पार्ट, दूसरा बताया था आपको झिल्लीय भाग, और तीसरा बताया था सिसनी भाग। 3 भाग करवाए थे, मैं यहां नाम लिख देता हूं। पहला मूत्र मार्ग का जो पार्ट बताया था प्रोस्टेटिक पार्ट बताया था, दूसरा जो भाग बताया था वो बताया था झिल्लीय भाग, और तीसरा जो भाग बताया था वो बताया था शिश्नी भाग। ये 3 भाग मैंने आपको बताए थे, ये मूत्र मार्ग के। तो मैंने क्या लिखा कि यह मूत्र मार्ग के झिल्लीय भाग में स्थित होता है और इसकी जो ग्रंथियां खुलती हैं और यह शिश्नी भाग में खुलता है, स्थित होता है झिल्ली भाग में, लेकिन ये खुलता कहां है? ये खुलता है शिश्नी भाग में। तो इसकी जो प्रेजेंस होती है वो एक्चुअली में यहां होती है, इस तरीके से। क्लियर? तो ये काउपर ग्लैंड्स यहां है। क्लियर? तो ये हुआ मूत्र मार्ग के झिल्ली भाग में स्थित होता है, लेकिन ये खुलता कहां है? शिश्नी भाग में खुलता है। इसके अलावा काउपर ग्रंथि को एक अन्य नाम से और जाना जाता है जिसको कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद आपको क्या सीखना है कि इस ग्रंथि का जो स्राव होता है, मैंने तो यही सीखना है कि इस ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है। तो देखिए मैथुन के समय इस ग्रंथि द्वारा एक गाढ़ा, एक तो नहीं द्वारा गाढ़ा, चिपचिपा, पारदर्शी, क्षारीय, जिसकी पीएच तकरीबन 7.2 क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है। क्लियर? अब यहां पर इन पदार्थों को कोई आपको एनसीईआरटी में आरबीएससी में कोई नाम नहीं दे रखे, तो इसलिए कोई नाम याद नहीं करना है। बस मैथुन के समय इस ग्रंथि द्वारा गाढ़ा, चिपचिपा, पारदर्शी और क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है। अब इस पदार्थ का यानी कि इसका जो स्राव होता है, काउपर ग्रंथि का जो स्राव होता है, इस स्राव के कार्य क्या होते हैं जरा देखिए। इसके कार्य देखिए ध्यान से। पहला तो यह है कि यह मूत्र मार्ग की अम्लता को नष्ट करता है, अम्लता को नष्ट कर उसे हल्का क्षारीय या उदासीन बनाता है। क्या मतलब है इसका? जरा देखिए। देखो आपको पता है कि ये जो पार्ट है वो मूत्र मार्ग के लिए भी है और जनन मार्ग के लिए भी है। तो अगर यहां से मूत्र निकलता है तो उसके कारण मूत्र मार्ग जो है वो कैसा हो जाएगा? वो अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाएगा, जिसके कारण शुक्राणु नष्ट भी हो सकते हैं। इस कारण काउपर ग्रंथि का जो स्राव होता है ये मूत्र मार्ग की अम्लता को नष्ट कर उसे या तो हल्का क्षारीय या फिर कैसा बना देता है? उदासीन बना देता है। यानी कि यह मूत्र मार्ग को शुक्राणुओं के लिए क्या करता है? स्वच्छ करता है। क्लियर? तो पहला कार्य है ये। नेक्स्ट दूसरा कार्य क्या है?
दूसरा कार्य यह है कि मैथुन क्रिया के समय यह जो होता है वो शिश्न को स्नेहक यानी कि लुब्रिकेशन प्रदान करने में भी सहायक है। कितने कार्य हो गए? 2। नेक्स्ट एक कार्य और है कि मैथुन के समय मादा की योनि को यह चिकना बनाता है। क्यों बनाता है चिकना? ताकि मैथुन क्रिया वो कैसी हो सके? आसान हो सके या सुगम हो सके। तो आपको ये 3 कार्य इसके करने, ध्यान से देख लीजिए। पहला तो मूत्रमार्ग की अम्लता को नष्ट करता है, दूसरा मैथुन क्रिया के समय शिश्न को क्या प्रदान करता है? स्नेहक प्रदान करता है, और तीसरा मैथुन के समय ही मादा की योनि को कैसा बनाता है? चिकना बनाता है, ताकि मैथुन क्रिया आसान हो सके। तो इस तरीके से आपने दूसरे नंबर की ग्रंथि की जिसका नाम है काउपर ग्रंथि। तो चलिए इस सहायक ग्रंथियों की अंतिम जो ग्रंथि है उसका नाम है शुक्राशय। इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट अगली जो तीसरी ग्रंथि है उसका नाम है शुक्राशय ग्रंथि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। देखिए बेटा, इसको लास्ट ग्रंथि है, देखते हैं। तो देखिए शुक्राशय जो ग्रंथि होती है वो संख्या में कितनी? 1 जोड़ी होती है। नेक्स्ट मूत्राशय के पीछे, आपको भले ही सामने दिख रही हो, लेकिन ये मूत्राशय की, जैसे कि मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं कि शुक्रवाहिनी और जो शुक्राशय ग्रंथि है वो मूत्राशय के जस्ट पीछे पाई जाती है। तो मूत्राशय के पीछे स्थित होती है। नेक्स्ट इसकी संरचना कैसी? थैलीनुमा संरचना होती है। क्लियर बेटा? एक तो आपने ये जाना। इसके अलावा शुक्राशय ग्रंथि का जो स्राव होता है, इसे कहते हैं हम सेमिनल फ्लूइड। क्लियर? नेक्स्ट इस सेमिनल फ्लूइड में जो फ्लूइड होता है वो कैसा? चिपचिपा, या आप लिख सकते हो लसलसा, पारदर्शी और क्षारीय प्रकृति का पदार्थ होता है। कितनी पीएच? 7.3 इसकी पीएच होती है। इस फ्लूइड में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? तो जरा उन पदार्थों को भी देख लीजिए, कौन कौन से पदार्थ होते हैं। पहला, एक तो इसमें होती है शुगर जिसका नाम है फ्रक्टोज शुगर। इसके अलावा एक पदार्थ होता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसा कि मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता चुका था, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय ग्रंथि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और पदार्थ जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। याद रखना बेटा, प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा फाइब्रिनोलाइसिन था, ये फाइब्रिनोजन है। इसके अलावा एक पदार्थ और सेमिनोजेलिन जैसे पदार्थ स्रावित होते हैं। तो सेमिनल फ्लूइड के अंतर्गत कौन कौन से, या शुक्राशय ग्रंथि द्वारा जो स्राव निकलता है उसमें फ्रक्टोज शुगर होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फाइब्रिनोजन और सेमिनोजेलिन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। शुक्राशय ग्रंथि का जो स्राव होता है वो वीर्य का तकरीबन 60 से 70% भाग बनाता है। क्लियर बेटा? इतना आपने जान लिया। साथ ही साथ एक चीज अब जानिए, जैसे कि अब जानने हैं आपको कार्य। जैसे कि यहां लिखा हुआ है फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज होता है जो शुक्राणुओं को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है बेटा, प्रदान करता है कि शुक्राणु को एनर्जी किससे मिलती है? तो फ्रक्टोज से मिलती है। यानी कि फ्रक्टोज जो है वो शुक्राणु का क्या कहलाता है? ईंधन कहलाता है, शुक्राणुओं का ईंधन। क्लियर? एक तो इसका कार्य है ये। इसके अलावा एक कार्य और है कि मैथुन क्रिया के समय यह योनि द्वार की अम्लता को
समाप्त कर उसे हल्का क्षारीय बनाता है। हल्का क्षारीय बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि शुक्राणुओं की क्या हो सके? सुरक्षा हो सके। शुक्राणुओं की सुरक्षा हो सके। अब आपको एक चीज याद रखनी है, अभी कुछ देर पहले मैं जब काउपर ग्रंथि करवा रहा था तो काउपर ग्रंथि का जो स्राव होता है वो मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त करता है, जबकि शुक्राशय ग्रंथि का जो स्राव होता है वो योनि द्वार की अम्लता को समाप्त करता है। आपको ये ध्यान से रखना पड़ेगा, ये आपके आरबीएससी और आपके एनसीईआरटी दोनों में है, तो ध्यान से फिर से सुन लीजिए। काउपर ग्रंथि का जो स्राव होता है वो मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त कर हल्का क्षारीय और उदासीन बनाता है, जबकि शुक्राशय ग्रंथि का जो स्राव होता है वो योनि द्वार की अम्लता को समाप्त कर उसे हल्का क्षारीय या उदासीन बनाता है, ताकि शुक्राणु की क्या हो सके? सुरक्षा। क्लियर? एक चीज और समझ लीजिए, जैसे कि यहां लिखा हुआ है फ्रक्टोज शुगर, ये जो लिखा हुआ है ना फ्रक्टोज शुगर, एक बार बता दूं, ये फ्रक्टोज शुगर केवल और केवल किस में पाया जाता है? वीर्य में पाया जाता है। हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन में फ्रक्टोज नहीं होता है, ये केवल और केवल अगर फ्रक्टोज पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? वीर्य में ही पाया जाता है। क्लियर बेटा? तो यहां तक आपने तीनों प्रकार की ग्रंथियां कर ली हैं। कौन कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि और शुक्राशय ग्रंथि। और इस प्रकार से हमारा जो एक टॉपिक चल रहा था नर जनन तंत्र वो हो चुका पूरा खत्म। नेक्स्ट अगली क्लास में जो हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे मादा जनन तंत्र एवं उसके भाग, साथ ही साथ उसकी भी ग्रंथियां। क्लियर बेटा? तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।